हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज 15 सितंबर है। आज का दिन भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को 1861 में कर्नाटक में सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। उन्होंने देश में आधुनिक इंजीनियरिंग परियोजनाओं को दिशा दिया। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिसमें कृष्णराज सागर बांध मैसूर में, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, उसके साथ ही मैसूर की जो जल व्यवस्था है, उनके ढेर सारे अद्वितीय योगदान के लिए उनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मना करके भारत उनके योगदान को याद करता है और इंजीनियरिंग पेशे की महत्ता को उजागर करता है। इंजीनियर्स देश की रीढ़ के रूप में हैं, जो देश के अंदर इनोवेशन, उसका वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अब आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में है। 14 सितंबर 2025 को जारी यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 में भारत को किस क्षेत्र में अग्रणी बताया गया है? टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में, डिजिटल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल हायर एजुकेशन, ग्लोबल लिटरेसी मिशन। आपका आंसर है डिजिटल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए दीक्षा और पीएम ई विद्या जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति किया है। कोविड के बाद शिक्षा की निरंतरता और समानता को सुनिश्चित किया है, जिस वजह से भारत में जो डिजिटल एजुकेशन है उसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 3 चीज़ें हैं, शिक्षा भी है, विज्ञान भी है और संस्कृति है। तो ये एक ऐसा संगठन है यूनाइटेड नेशन का जो शैक्षणिक चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को और उसके अलावा सांस्कृतिक चीज़ों को अपने में समाहित करता है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वैश्विक शांति और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में यूनेस्को के 190 प्लस सदस्य देश हैं। इसकी स्थापनाकालीन सदस्य है भारत, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तब से भारत इसका सदस्य है। तो यूनेस्को के बारे में आपने ये बेसिक जाना। 2-3 चीज़ें और जान लीजिए कि जो इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर स्थल की सूची और उनके संरक्षण का काम इसके मुख्य कार्यक्रमों में शामिल है। उसके अलावा अभी आपने देखा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको EFA पहल कहा जाता है, ये भी इसका प्रमुख कार्यक्रम है। उसके अलावा संस्कृति, विज्ञान और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के भी कार्यक्रम इसके चलते हैं। उसके अलावा भारत और यूनेस्को अगर दोनों के संबंधों की बात करें तो भारत में कुल 40 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हाल ही में यूनेस्को ने वाराणसी की रामनगर रामलीला, दुर्गा पूजा कोलकाता, इसको अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया है। आलोचना और चुनौतियां, सदस्य देशों के बीच में राजनीतिक मतभेदों का असर इसके कामकाज पे नज़र आता है, तो ये इसकी आलोचना इस रूप में होती है। वित्तीय संसाधन की कमी से इसके कई कार्यक्रम हैं जो प्रभावित होते हैं। फिर भी अगर हम थोड़े में बात करें तो यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विरासत संरक्षण का एक वैश्विक मंच है जो मानवता को साझा धरोहर और विकास की दिशा में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के हालिया आंकड़ों 14 सितंबर 2025 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? 650,
678.4 बिलियन या 698.3 720.5 बिलियन। तो आंसर है 698.3 बिलियन डॉलर तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें वृद्धि का मुख्य कारण सोने की कीमतों में आया हुआ उछाल है। ये आंकड़ा लास्ट ईयर के सितंबर के का जो डेटा था वो था 701 बिलियन के लगभग करीब है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की फ़िलहाल मजबूती को दर्शाता है। ठीक, अब ज़रा सा बात कर लेते हैं कि आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें 4 चीज़ें आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। 90% तक विदेशी मुद्राएं शामिल होती हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसको एफसीए कहा जाता है, जैसे डॉलर होगा, यूरो होगा, पाउंड होगा, येन जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं। उसके अलावा गोल्ड का रिजर्व होता है, भौतिक सोना, गोल्ड डिपॉजिट का मतलब जो विदेशों में सोना रखा गया है वो भी इसके अंतर्गत रिजर्व में माना जाता है। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की मुद्रा है, आईएमएफ की काल्पनिक मुद्रा है। इसमें 5 मुद्राओं की एक बास्केट ऑफ करेंसी होती है, जैसे यूएस का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, उसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड और जापान का येन और चाइना का युआन। ये सब मिल करके ये एसडीआर की कीमत का निर्धारण करते हैं, ये भी इसका हिस्सा है। और चौथी चीज़ है कि आईएमएफ का जो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है, यानी कि जैसे आईएमएफ में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है तो वो भी हमारे फॉरेन रिजर्व का हिस्सा होता है, उसके आधार पर भी हम वहाँ से फंड ले सकते हैं। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर 2025 को इसरो ने किस मिशन के अगले अनमैन्ड क्रू मॉड्यूल टेस्ट की घोषणा किया है? चंद्रयान 4, गगनयान आदित्य या फिर NISAR निसार। आपका आंसर होगा गगनयान। गगनयान जो है ये भारत का एक अंतरिक्ष मिशन है और इसरो ने इसके संदर्भ में बताया कि वो अक्टूबर 2025 में गगनयान मिशन के अंतर्गत एक और बिना मानव वाला क्रू मॉड्यूल टेस्ट करेगा, यानी कि बिना मानव के एक डमी भेजा जाएगा और उसमें सारी चीज़ें उसी रूप में रखी जाएंगी जैसे यान के अंदर, अंतरिक्ष यान के अंदर मानव को भेजा जाए। तो ये 2026 में जो अंतरिक्ष मिशन, पहला अंतरिक्ष मिशन भेजने की इसरो की गगनयान मिशन के तहत पहल है, तो उसका एक ट्रायल होगा जिसमें बिना मानव के उस यान को भेजा जाए और उसकी सफलता और उसकी टेस्टिंग की जाए, ताकि इस मिशन को सफल बनाने में किसी तरीके की कोई परेशानी न रह जाए। 2026 तक अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजने की योजना है उसी का ये हिस्सा है कि बिना किसी मानव वाले क्रू को टेस्ट किया जाए। तो ये कब करेगा? 2025 के अक्टूबर में। तो इसकी घोषणा 14 सितंबर को की गई। तो ये गगनयान मिशन है क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये भारत का फर्स्ट जो है वो मानव का अंतरिक्ष मिशन है। 2026 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, ये इसका मेन मकसद है गगनयान मिशन का। तो इससे पहले जो है बिना मानव के एक ट्रायल किया जाएगा 2025 के अक्टूबर में। 14 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2025 में किस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड एग्रीटेक, टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गेमिंग। आंसर है आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड एग्रीटेक। तो ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2025 में जिस क्षेत्र को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या था? ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, उसके अलावा एग्रीटेक यानी कृषि तकनीकी स्मार्ट खेती को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि टिकाऊ विकास और किसानों की आय में वृद्धि को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय थल सेना के द्वारा 14 सितंबर 2025 को शुरू किए गए हिमवीर 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने हिमवीर 2025 नामक एक संयुक्त पर्वतीय युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल, आधुनिक हथियारों का परीक्षण, सैनिकों की रणनीतिक क्षमता को मजबूत करना, साथ ही भारत की उत्तरी सीमा की जो सुरक्षा तैयारियां हैं ये उसके हिस्से के रूप में है ताकि उसे और चुस्त दुरुस्त रखा जा सके। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब आइए हम केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के 20 क्वेश्चंस और हैं जिसमें से 10 को हम अभी डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में राज्यसभा को किस स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति है? जब लोकसभा सहमत हो, जब राष्ट्रपति आदेश दें, जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे या फिर प्रधानमंत्री सिफारिश करें? आपका आंसर क्या होगा? जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। ये आर्टिकल 249 है जो राज्यसभा के संदर्भ में ये कहता है कि राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है तो राज्य सूची का कोई भी विषय कि राष्ट्रहित में उस पर संसद को कानून बनाने की परमिशन मिल जाती है। तो ये व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे को लचीला बनाती है और केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में शक्ति प्रदान करती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 262 ये किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद से, नदियों के जल विवादों के निपटारे से, वित्त आयोग से या राज्यों के राज्य पुनर्गठन से? आंसर क्या होगा आपका? नदियों के जल बंटवारे से संबंधित है आर्टिकल 262। ये संसद को शक्ति देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के निपटान हेतु कानून बनाए और इसी के तहत 1956 में नदी जल विवाद अधिनियम पारित किया गया और फिर विभिन्न नदियों के लिए उनके विवादों को समाप्त करने के लिए नदी विवाद न्यायाधिकरण गठित किया गया, ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? आंसर क्या होगा? संसद। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? इसकी चर्चा आर्टिकल 248 में है। संसद को अवशिष्ट विषयों पर शक्ति बनाने का कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं हैं उन पे केवल संसद कानून बना सकती है और ये भारत के संघीय ढांचे में केंद्र की प्रधानता को दिखाता है। आर्टिकल 227 ये किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय की रिट शक्ति, उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति या राष्ट्रपति की विशेष शक्ति? तो ये उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति है, आर्टिकल नंबर 227। जो उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अधीनस्थ अदालतों या ट्रिब्यूनल्स पर पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। और इस पर्यवेक्षण से क्या होता है कि न्यायिक प्रशासन में गुणवत्ता और उसकी वैधता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच संपर्क सूत्र बनाता है? आर्टिकल 153, 154, 155, 156? आंसर होगा 153। जो आर्टिकल नंबर 153 है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वो केंद्र और राज्य के बीच में एक संपर्क सूत्र का काम करते हैं। तो यह आर्टिकल है 153। वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पे गठित किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? आपका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। आर्टिकल 280 ये वित्त आयोग की बात करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर के वितरण और राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वित्तीय आधार, सहकारी संघवाद को वित्तीय आधार देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय की। आर्टिकल 32, 131, 226, 227। तो आपको सारे पता हैं, 32 मालूम है, 131 मालूम है, 227 अभी आपने देखा, 226 है जो चर्चा करता है किसकी? आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति का। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 32, 131 और 227 ये क्या बताते हैं। तो यहाँ पर 226 है जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये शक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन ही नहीं बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पे भी लागू होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है उससे ज़्यादा व्यापक है और इससे उच्च न्यायालय को व्यापक अधिकारिता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे प्रारंभ में? प्रारंभ में विषय पूछे गए हैं। ये इस तरीके के प्रश्न भी फैक्चुअल आपसे पूछे जाते हैं, इसके लिए तैयार रहना है। 97, 94, 99, 102। तो इसमें आंसर क्या होगा? 97। कितने थे? 97। और मूलतः अभी कितने हैं? 100 विषय हैं। इन पे केवल और केवल कौन कानून बना सकता है? तो संसद बना सकती है। भारतीय संविधान के राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? 59, 66, 72, 74। इसमें विषयों की संख्या टोटल 66 थी। अभी ये विषय कम हो गए हैं और कितने हो गए हैं? 61। और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है सामान्य स्तर पर। जब सामान्य व्यवस्था हो तो इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐसे विषय शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? तो प्रारंभ में विषयों की संख्या इसमें 47 थी और वर्तमान में ये बढ़ करके कितने हो गए हैं? 52। अभी जो इसके अंदर विषय हैं वो 52 हो चुके हैं। इसके अंदर शिक्षा है, विवाह है, अनुबंध है, पर्यावरण है, ये जैसे विषय आते हैं और इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स और केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित प्रश्न। 10 क्वेश्चंस और हैं केंद्र राज्य संबंधों से आधारित, जिसकी चर्चा हम आपके साथ आगे क्लास में